आइए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का अगला लेक्चर करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसी को विटामिन सी भी कहते हैं, इसका फार्मूला दे दिया है C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए। यानी ये हिमांक में अवनमन दिया है। कह रहा है KF = 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है। तो इसको देखते हैं। तो जो दे दिया है पहले उसको हम देखते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला दे दिया है। तो सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। द्रव्यमान हमको दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया गया है 75 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं क्योंकि KF किलोग्राम में है। हिमांक में कमी यानी डेल्टा TF दे दिया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने आपको बताया था कि जब परिवर्तन निकालते हैं चेंज, तो घटाने पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में है कि डिग्री वो केल्विन में है, क्योंकि दोनों तरफ जो घटाया जा रहा है उसमें भी 273 का जोड़ा जाएगा और जो जिससे घटाया जा रहा है उसमें भी 273 जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ जोड़ा जाएगा। तो घटाएं, चेंज जब निकालेंगे या घटाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में एक ही मान आएगा। तो इसलिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको डायरेक्ट 1.5 केल्विन लिख दिया है। अब एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान तो MB हो गया है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को WA लिखा है और इसको MB लिखा है, MA लिखना चाहिए। देखते हैं अभी कहाँ त्रुटि है। तो मोलर द्रव्यमान हमारा हो जाएगा, C का 12 होता है और 6 है, तो 6 का गुणा हो जाएगा, प्लस H का 8 होता है तो 8 गुणे H का परमाणु भार 1 होता है तो 1 का गुणा किया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं तो 6 का गुणा कर दिया। ये आ गया 176 ग्राम प्रति मोल। अब मोलल अवनमन स्थिरांक हमको दे दिया है KF = 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोल। अच्छा, ये एसिटिक अम्ल, ठीक, जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए। तो ये एसिटिक अम्ल का है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल। ध्यान दीजिए यहाँ पर गलती है, तो ये गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल होना चाहिए। ये एसिटिक अम्ल है हमारा। तो एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान WA = 75 ग्राम है और एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान MB = इतना आया है और मोलर अवनमन स्थिरांक कितना है। तो कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी WB हमको निकालना है। ध्यान दीजिए कि जो विलायक है, देखिए ये 176 ग्राम है और एसिटिक अम्ल हमारा 75 ग्राम। इसका मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को WB माना है। तो विलायक को WB और विलेय को यानी सॉल्यूट को WA माना है। विलायक यानी सॉल्वेंट को WB माना गया है। ध्यान दीजिए, ये एसिटिक अम्ल हमारा, ये WA है और ये WB है, ये तो MB है।
डब्ल्यू भी निकालना है हमको, डब्ल्यू भी निकालना है, दिया नहीं। तो सीधा हम लोग फार्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। सीधा फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है और किलोग्राम में दिया गया है, तो इसलिए 1000 का गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू WN, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जिसे WA माना है वो W1 है, और जिसे MB माना है ये M2 है, और जिसे WB माना है ये W2 है। तो यहाँ 1 2 लिखा है, जिसको AB यहाँ मान लिया है। तो ये NCERT में फार्मूले दिए गए। अब W2 हमें निकालना है, जिसको WB लिखा है। तो डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपान KF इंटू 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किलोग्राम में दे दिया है, ये किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 का भाग दिया गया है। तो यहाँ पर खुद ही किलोग्राम में दिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखा गया है। तो KF की वैल्यू दे दी गई है, W2 इक्वल टू डेल्टा TF, डेल्टा TF 1.5 केल्विन है, तो 1.5 केल्विन इंटू M2 है, M2 को यहाँ पर MB लिखा गया है। तो 176 ग्राम प्रति मोल है, तो 176 ग्राम प्रति मोल लिख दिया गया। अपान में KF है, तो KF हमको दिया गया है 3.9 किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इंटू 1000 का गुणा है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 5.08 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए फार्मूले में नीचे 1000 का गुणा किया गया है, तो इसको ध्यान देना है कि आंसर किस रूप में पूछा जा रहा है। जैसे ग्राम में पूछा जा रहा है तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको देखा जाए तो केजी से केजी कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो आंसर हमारा ग्राम में ही आएगा। तो 1000 का नीचे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए कि 1000 का गुणा किस हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर 5.08 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है वो केजी में दिया गया है। तो ये हमारा ग्राम में आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 18 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक, बहुलक का मतलब पॉलीमर होता है जिसमें चेन के रूप में बहुत सारे छोटे छोटे अणु या परमाणु जुड़े रहते हैं, तो उसी को बहुलक कहते हैं। तो कह रहा है कि कोई बहुलक है, तो जाहिर सी बात बहुत सारे अणु या परमाणु जुड़े हैं, तो उसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होगा, तो 1,85,000 है। तो बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। पास्कल में निकालना है, तो जो जो हमको दे दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बहुलक का द्रव्यमान, अब चूंकि बहुलक बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट। तो इसको WB से लिखा है। तो W बहुलक का द्रव्यमान WB बराबर 1 ग्राम दिया है। यहाँ पर देखिए जल हमारा 450 ml है। बहुलक का मोलर द्रव्यमान तो ज़्यादा है लेकिन लिया कम जा रहा है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट है। ये 450 ml है में 1 ग्राम डाला जा रहा है। तो बहुलक का द्रव्यमान WB दिया है हमारा 1 ग्राम, और बहुलक का मोलर द्रव्यमान दे दिया है 1,85,000 ग्राम प्रति मोल, और विलयन का आयतन दे दिया है 450 ml यानी 0.450 लीटर। 1000 का भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। और तापमान दे दिया है टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 का जोड़ देंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। अब विलयन का नियतांक
रिडबर्ग कांस्टेंट R कितना होता है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। अब ध्यान दीजिए हमको पास्कल में निकालना है तो R की वैल्यू पास्कल में ही लेंगे। इनको याद कर लीजिए कि पास्कल में कितना होता है बार में कितना होता है, ATM में सबकी वैल्यू याद कर लीजिए तो क्वेश्चन करने में आसान रहेगा। अब देखिए परासरण दाब इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू NRT। यहाँ पर C लिखा है, वैसे कहीं कहीं N लिखा रहता है। तो ये जो RT है वो तो सही है, और ये C जो होता है N/V लिखा जाता है। पीछे हम लोग NCERT में पढ़ भी चुके हैं कि पाई इक्वल टू CRT, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा N/VRT। अब N हमारा W/M होता है, तो RT/V तो ये रहेगा ही, N की जगह W/M हो जाएगा। तो B लिखा है यहाँ पर, तो WB/MB हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा पाई इक्वल टू WBRT/MB इंटू V। तो अब एक एक की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो परासरण दाब का पास्कल में परिकलन करना है हमको। तो जो विलेय डाला गया है उसके देखिए मोल लेना है हमको। ध्यान दीजिए जो विलेय के मोल हैं वो लेना है। यहाँ पर बहुलक का द्रव्यमान 1 ग्राम है और पानी 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो पानी है हमारा वो विलायक के रूप में है और द्रव है, यानी तरल है, लिक्विड है, जबकि ये जो बहुलक है वो ग्राम में लिया गया है। तो यहाँ पर जो विलायक का द्रव्यमान है वही विलायक का जो आयतन है वही विलयन के आयतन के रूप में लिया गया है, क्योंकि 1 ग्राम से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए टोटल वही लिया गया है। जो विलायक का आयतन है वही विलयन का आयतन लिया गया है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो पाई इक्वल टू WB हमारा कितना है 1 ग्राम गुणे R की वैल्यू ये दे दी गई है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। T की वैल्यू 310 केल्विन है अपान MB कितना है बहुलक का मोलर द्रव्यमान 1,85,000 ग्राम प्रति मोल इंटू वॉल्यूम कितना है विलयन का 0.450 लीटर। तो ये आ गया 0.450 लीटर। इसको सॉल्व किया तो पास्कल है, तो पास्कल में वैल्यू आ गई 30.96 पास्कल, यानी परासरण दाब कितना आ गया 30.96 पास्कल। ये हमारा किसमें आया पास्कल में आ गया है परासरण दाब। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस ध्यान देना कि ये जो यहाँ पर N/V लिखा गया है, ये W रखा गया N इक्वल टू W/M, ये सॉल्यूट का है, ध्यान देना, क्योंकि 1 ग्राम है और विलायक ज़्यादा है 450 ml, तो जाहिर सी बात है कि ये सॉल्यूट यानी विलेय है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसके आगे वाला अब देखिए उतने क्वेश्चन हमारे बुक में दिए गए थे। अब बुक के पीछे के क्वेश्चन करना है, जो किताब के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको हम लोग करेंगे। तो अब अभ्यास के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विलयन को परिभाषित कीजिए, यानी सॉल्यूशन के बारे में हमको बताना है। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताना है। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं उनके एक एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि विलयन जो होता है सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब सब जगह वो बराबर मात्रा में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। जैसे हम लोग
चीनी का शरबत बनाते हैं तो शरबत में चाहे ऊपर से 1 चम्मच शरबत निकालिए चाहे नीचे से, मिठास बराबर रहेगी। तो इसका अर्थ ये है कि पूरे विलयन में अवयवों का संगठन तथा गुण एक समान रहते हैं। विलयन के 2 अवयव विलेय तथा विलायक होते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अब विलयन के प्रकार, तो विलेय तथा विलायक यानी सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट की विभिन्न भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ध्यान दीजिए भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए विलयन के प्रकार बताया गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं विलयन, नीचे सारणी दी गई है। तो गैसीय विलयन, देखिए विलायक यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट विलेय। तो विलायक जिस रूप में होगा उसी का नाम देंगे हम विलयन। जैसे देखिए विलायक गैस रूप में है तो हम गैसीय विलयन कह रहे हैं। विलेय देखिए गैस और द्रव ठोस तीनों रूपों में है, लेकिन विलायक गैस रूप में है तो हम कह रहे हैं कि विलयन गैसीय है। तो गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस के रूप में रहेगा, सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो गैस का विलयन क्या है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों गैस हों, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण, ये गैसीय विलयन हो जाएगा। अब अगर विलेय हमारा द्रव है यानी सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफार्म का मिश्रण। ये हमारा लिक्विड और गैस यानी लिक्विड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है, उसका एग्जाम्पल है जो गैसीय विलयन है। अब अगर सॉल्यूट ठोस हो, सॉल्वेंट गैस हो, तो उदाहरण क्या होगा, नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण। तो नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण, तो गैस हमारी सॉल्वेंट है यानी विलायक है और कपूर हमारा सॉल्यूट यानी विलेय है। अब देखिए द्रव विलयन, तो जाहिर सी बात है कि देखिए सॉल्वेंट जिस रूप में है, द्रव रूप में है, तो इसलिए विलयन को लिक्विड सॉल्यूशन कहा जा रहा है या द्रव विलयन कहते हैं। अब देखिए अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट द्रव है, लिक्विड है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो लिक्विड हमारा जल है, इसमें ऑक्सीजन घुली है, तो हमारा द्रव विलयन हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूट जो है अगर हमारा लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो इसका एग्जाम्पल है जल में घुली इथेनॉल। अब अगला है हमारा कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, तो हमारा उदाहरण क्या होगा, जल में घुला ग्लूकोज। तो इस प्रकार से द्रव विलयन में जब सॉल्वेंट यानी विलायक लिक्विड है और विलेय सॉलिड लिक्विड गैस है, तो उनके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे कह रहा है गैस विलयन, इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट ये गैसीय विलयन हो गया, ठोस विलयन होना चाहिए। ये गलत लिख गया, इसको गैस को काट के ठोस कर लीजिए, हिंदी में गलत बहुत है, यही ध्यान देना। तो सॉल्वेंट हमारा ठोस हो तो हम ठोसीय विलयन बोलेंगे। अब देखिए अगर सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट हमारा ठोस है, तो इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। अब अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, तो मरकरी तथा सोडियम का अमलगम, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब अगर सॉल्यूट हमारा ठोस है, सॉल्वेंट भी ठोस है, तो सोने में घुला तांबा, ये हमारा ठोस विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो गैस को काट के ठोस कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस है। तो एक ठोस विलयन का उदाहरण दें जिसमें विलेय यानी सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट हमारा ठोस है। तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्वेंट के रूप में होता है वही विलयन का नाम होता है। तो ठोस विलयन देखिए कह रहा है, तो जिसमें गैस घुली हो। तो पैलेडियम हमारा विलायक है में हाइड्रोजन विलेय का विलयन होता है, जिससे ठोस विलयन बनेगा, क्योंकि पैलेडियम हमारा विलायक है और जो विलायक जिस रूप में होता है वही विलयन का नाम होता है। तो विलायक हमारा ठोस है, तो ठोस विलयन नाम दिया जा रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3,
कह रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। तो मोल अंश, अब ये समझ लीजिए एनसीईआरटी का रिवीजन भी आपका चल रहा है और नोट्स भी बनता जा रहा है, नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो मोल अंश किसे कहते हैं? तो मोल अंश का मतलब होता है कि मोल अंश एक अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी मोलों अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो मोल अंश का मतलब जिसका निकालना है बटे टोटल। जैसे विलेय का निकालना है तो विलेय के मोल बटे टोटल मोल, विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल बटे टोटल मोल, जिसका निकालना है बटे टोटल। तो वही कह रहा है कि मोल अंश एक अवयव यानी भाग जिसमें विलेय या विलायक हो सकता है के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों यानी जितने भी भाग हैं के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी अवयव का मोल अंश इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या अपान सभी अवयवों के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए द्विअंगी विलयन है, मतलब कि उसमें दो पार्ट में है ए और बी, तो इसके मोल मान लिए कि एन ए और एन बी हैं, ए के मोल एन ए, बी के एन बी हैं। तो हम इसके मोल अंश को कैसे लिखेंगे? मोल अंश को x से डिनोट करते हैं। तो अगर ए के मोल अंश लिखना है तो ए के मोल बटे टोटल मोल, तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। अब बी का मोल अंश लिखना है तो बी के मोल बटे टोटल, तो एन ए प्लस एन बी, दो ही हैं क्योंकि द्विअंगी विलयन है। चूँकि मोल अंश एक अनुपात है तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो ये मोल से मोल कटेगा तो कोई इकाई इसकी नहीं होगी। अब आगे देखिए हमसे पूछ रहा है मोललता। तो हमने मोललता बताया था कि जब हम सॉल्वेंट यानी विलायक को किलोग्राम में ले लेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं विलेय के यानी सॉल्यूट के, तो हम उसको मोललता कहेंगे। तो 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान दीजिए विलायक यानी सॉल्वेंट, और द्रव्यमान में लिया गया है आयतन में नहीं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या, विलायक को किलोग्राम में और विलेय को मोल में लिया गया है, की संख्या को विलयन की मोललता स्मॉल एम कहते हैं। तो मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोललता की इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम या स्मॉल एम, इसी को मोलल भी कहते हैं। अब देखिए मोलरता, अब जब मोलरता की बात होगी तो अभी हम विलायक लिए थे, विलायक और कितना लिए थे? द्रव्यमान में लिए थे 1 किलोग्राम। यहाँ पर विलयन लेंगे, विलयन और मात्रा कितनी लेंगे? आयतन में कितना? 1 लीटर। तो वही कह रहा है कि 1 लीटर या इसी को 1 क्यूबिक डेसीमीटर कहते हैं। विलयन में देखिए विलयन लिया जा रहा है, में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए मोलरता निकालते समय विलयन को का 1 लीटर लेना है या उसी को 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी कहते हैं, और उसमें विलेय के मोलों की संख्या, हर जगह विलेय के मोलों की संख्या रहेगी। बस मोललता में हमको 1 किलोग्राम विलायक लेना है और मोलरता में 1 लीटर विलयन लेना है, ये ध्यान देना है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, कैपिटल एम। तो मोलरता कैपिटल एम हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम, इसी को मोलर कहते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है हमारा। तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो जायज़ सी बात है कि द्रव्यमान प्रतिशत कह रहा है तो दोनों का जो प्रतिशत लेंगे दोनों द्रव्यमान ही होंगे, यानी दोनों द्रव्यमान ही होंगे। तो इसे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित कीजिए। तो इसको देखिए, कह रहा है कि 100 ग्राम हमारा विलयन है, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत है तो विलयन भी द्रव्यमान में लेना है और विलेय भी द्रव्यमान में लेना है। तो ध्यान दीजिए कि विलयन हमारा प्रतिशत है, तो जाहिर सी बात है कि विलयन को 100, प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 में गणना करना है। तो विलयन के हमने 100 ग्राम लिया है, तो इसमें विलेय के द्रव्यमान कितना है? वो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत में अगर निकालें तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि मतलब क्या है द्रव्यमान प्रतिशत का। विलेय विलायक दोनों द्रव्यमान में लेंगे और चूंकि प्रतिशत है इसका मतलब विलयन 100 ग्राम है, तो विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 हो गया। अब विलायक का निकालना हो तो जो विलेय का निकलेगा उसी में से घटा देंगे, क्योंकि दो ही भाग होते हैं, विलेय और विलायक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति लीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता हमको बताना है, तो मोलरता निकालना है। तो मोलरता की हमको परिभाषा पता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार 68% HNO3 का अर्थ क्या है? तो द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत देखिए दिया है, तो प्रतिशत का मतलब कि 100 ग्राम हमारा विलयन है, तो लिख लिया विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। अब 68% HNO3 है, मतलब 68 ग्राम HNO3 है, तो HNO3 का द्रव्यमान कितना हो गया 68 ग्राम। अब HNO3 का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हमें विलेय के मोल निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देना है कि HNO3 का मोलर द्रव्यमान कितना है। तो H का 14 होता है, H का 1 होता है तो 1 हो गया, प्लस N का 14 होता है तो 14, प्लस O का 16 होता है और 3 है तो 16 गुणे 3 हो गया, क्योंकि 3 परमाणु, तो ये आ गया 63 ग्राम प्रति मोल। अब HNO3 के मोलों की संख्या N बराबर क्या होता है W/M, यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 68 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना है 63 ग्राम, तो ये आ गया 1.079 मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर होता है क्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान हमारा कितना, अब देखिए आयतन क्यों निकालना है, क्योंकि हमको मोलरता निकालना है। मोलरता में विलयन का आयतन लिया जाता है, इसलिए हम लोग आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान हमारा विलयन का कितना है 100 ग्राम, विलयन का ही आयतन निकालना है क्योंकि विलयन का आयतन लिया जाता है, और घनत्व कितना 1.504 ग्राम प्रति लीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए विलयन का घनत्व दिया गया। तो ये हमारा सॉल्व करने पर अब आ गया 0.0665 लीटर, ये विलयन का आयतन हो गया। अब मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन भी पता है और विलेय के मोलों की संख्या भी पता है। जो कम है वो विलेय है, जो ज़्यादा है वो विलायक है। तो जाहिर सी बात है कि विलयन में हमारा 68 ग्राम जो है ये HNO3 घुला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो HNO3 हमारा यहाँ पर विलेय है, तो इसके मोलों की संख्या कितनी है 1.079 मोल, अपान जो विलयन है उसका आयतन कितना है 0.0665 लीटर। ये सॉल्व करने पे आ गया 16.23 मोल प्रति लीटर, या 16.23 कैपिटल M में मोलरता को लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ विचार करने की ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 68% जलीय विलयन है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। तो अब अगर 68 में से 100 में से 68 घटाया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 32% पानी प्राप्त होगा। तो 68% हमारा नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। इसका मतलब 68 भाग नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पर देखें द्रव्यमान के अनुसार 68% HNO3 का अर्थ है कि HNO3 का द्रव्यमान 68 ग्राम है तथा विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि जलीय विलयन बनाया गया तो पानी कितना होगा
32 ग्राम होगा, 32 में 68 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 32 तो कम है, 32 कम है, 68 ज़्यादा है, तो ये हमारा विलायक होना चाहिए, पानी विलेय होना चाहिए, क्योंकि पानी तो कम है। लेकिन हमने एक परिभाषा और पढ़ी थी कि जब विलेय और विलायक की मात्रा अलग अलग हो तो जो ज़्यादा होगा उसको विलायक बोलेंगे, जो कम होगा उसको विलेय बोलेंगे। लेकिन एक बात और भी लिखी गई थी, वो बात यह लिखी गई थी कि अगर विलेय और विलायक बराबर हों तो जो अपनी भौतिक अवस्था में होगा तो उसी को हम लोग विलायक मानेंगे। जैसे नमक, चीनी और पानी बराबर मात्रा में ले लिए जाएं, चीनी भी हमारी 1 किलोग्राम हो, पानी भी 1 किलोग्राम हो, तो विलायक किसको माना जाएगा? पानी को, क्योंकि जो शरबत बनेगा वो चीनी खत्म हो जाएगी, चीनी तो दिखेगी नहीं, पानी के रूप में हमको शरबत दिखेगा, पानी के रूप में हमको शरबत दिखेगा। तो विलायक शरबत को, पानी को माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए HNO3 को विलायक के रूप में मान के आंसर निकाल रहा है, जबकि ये विलेय के रूप में मान के आंसर निकाल रहा है, जबकि ये विलायक होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि इसने आंसर किस हिसाब से निकाला है। या तो इसने माना है कि जलीय विलयन है, नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन है इसलिए जल को सॉल्वेंट मान लिया है, विलायक नहीं। उस हिसाब से तो हमारा पानी विलेय है, तो इसको ध्यान देना है। तो इन बातों को ध्यान देना है कि 68% जलीय विलयन है, और अम्ल के इस नमूने की जो ये इस विलयन का घनत्व दे दिया है, तो कह रहा है अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात करना क्या होगी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W यानी द्रव्यमान के हिसाब से है, तो विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति लीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मोललता और मोल अंश, तीन चीज़ें हमको बताना है। तो ग्लूकोज का जलीय विलयन है, देखिए तो 10% का अर्थ क्या है कि ग्लूकोज जो कि विलेय है क्योंकि कम है तो 10 ग्राम हो जाएगा। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? परसेंट है, मतलब 100 ग्राम होगा। तो जल कितना हो जाएगा जो विलायक है? तो 100 में से 10 घटा दें, मतलब विलयन में विलेय को घटा दें तो विलायक आ जाएगा। तो ये विलायक आ गया जो कि जल है 90 ग्राम, क्योंकि जो ज़्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलेय है। देखिए इसके पीछे जो क्वेश्चन था उसमें त्रुटि है कुछ, उसको समझना चाहिए। तो ये आ गया 0.09 kg। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है विलयन की मोललता। तो मोललता निकालने के लिए क्या होगा? विलेय के मोल बटे मोललता है, तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो पहले विलेय जो ग्लूकोज है उसके मोल निकाल लें। तो विलेय के मोल निकालने के लिए हमको पहले मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो ग्लूकोज का परमाणु वो फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इससे हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो C के 6 है, 1 का 12 होता है, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है × 12 है तो 12 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 गुणे कितने हैं? 6, तो 6 का गुणा कर दिया। तो ये आ गया 180 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए N होता है W/M, यानी मोलों की संख्या बराबर W/M। तो W हमको कितना दिया? ये विलेय है तो कितना? 10% था यानी 10 ग्राम, तो 10/180। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मोलों की संख्या की जगह W/M लिख दिया। तो विलयन की मोललता m मोललता है तो विलायक किलोग्राम में लिया जाएगा। विलायक हमारा पानी है, कितना था? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 0.09 हो गया। और ऊपर मोलों की संख्या है, मोल n बराबर W/M होता है। तो W ग्लूकोज का 10 ग्राम है
मोलर द्रव्यमान 180 है, तो सॉल्व करने पे आ गया 0.617 स्मॉल एम मोललता। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विलेय तथा विलायक के मोल अंश की गणना। तो अगर मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोल पता होने चाहिए और विलायक के मोल पता होने चाहिए। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या NB = WB/MB, N = W/M होता है। W हमारा 10 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान 180 है, तो आ गया 0.055 मोल। इसी प्रकार पानी के लिए निकाल लेंगे, N = W/M। अब AB आप लिख लीजिए, विलायक के लिए A, विलेय के लिए B लगा रहा है। तो पानी का द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम और पानी का मोलर द्रव्यमान H2O है, तो H के 2 O के 16 तो 18 हो गया, तो आ गया भाग देने पे 5 मोल। अब ग्लूकोज का मोल अंश, तो जिसका निकालना है XB = मोल अंश, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं बटे टोटल। तो ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का ऊपर रखेंगे बटे टोटल, ये दोनों टोटल कर दिए, तो आ गया 0.01। अब देखिए जल का मोल अंश निकालना है XA, तो जल को ऊपर रखेंगे, जल के मोल बटे टोटल, तो जल के मोल ये है बटे टोटल इतना, तो इतना बटे टोटल कर दिए, तो आ गया 0.99। तो ये जल का मोल अंश आ गया। अब विलयन की मोलरता की गणना करना है, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या कितना है। तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति लीटर दिया गया है क्वेश्चन में। अब विलयन का आयतन रखना पड़ेगा, क्योंकि मोलरता की परिभाषा ही है कि 1 लीटर विलयन में, तो विलयन का आयतन निकालना होगा। तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, घनत्व कितना है 1.2, तो आयतन कितना आ गया 83.33 मोल ml, या इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 0.0833 लीटर। अब विलयन की मोलरता कितनी होगी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय कौन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या होगी N = W/M, तो W द्रव्यमान बटे M मोलर द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये आ गया ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 है, मोलर द्रव्यमान 180 है, बटे विलयन का आयतन है 0.08333 लीटर। तो ये आ गया 0.67 मोल प्रति लीटर, यानी 0.67 मोलर। मोलर के लिए कैपिटल M लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।